नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 12वीं और क्लास 10वीं दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज हम कुछ आनुवांशिक रोगों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम गुणसूत्रीय विकार या लिंग संलग्न विकार या वंशागत विकार के नाम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो 100% 100% प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछता है, जिसका नाम है उत्परिवर्तन। जी हाँ, जिसका नाम है उत्परिवर्तन। हालांकि इसमें थोड़ी सी परिभाषा है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों से भी जो दूर दराज के हैं उनसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शानदार क्लास को लेने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने को सलाह दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय ना गंवाते हुए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन बोर्ड के दृष्टिकोण से लगभग प्रतिवर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्परिवर्तन कहते किसे हैं। उत्परिवर्तन के जो जनक हैं वो वैज्ञानिक ह्यूगो डिब्रीज को माना जाता है। वैज्ञानिक ह्यूगो डिब्रीज उत्परिवर्तन का जनक, उत्परिवर्तन का जनक। इसको याद रखिएगा, ये बोर्ड में मैंने कहा ना 100% आने वाला प्रश्न है। इसमें आपके जो है नंबर फिक्स हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखिए। और वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, ह्यूगो डिब्रीज। क्या नाम है दोस्त? ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज वैज्ञानिक का नाम है। तो ह्यूगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना प्रयोग प्रिमरोज इवनिंग, प्रिमरोज इवनिंग मतलब दोस्तों शाम कहते हैं। प्रिमरोज इवनिंग नामक पौधे पर अपना प्रयोग किया, जो कि एक विदेशी पौधा है। प्रिमरोज इवनिंग नामक पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि पादप की कुछ पत्तियां जो है अनायास ही जो है लाल होती जा रही। कैसी? लाल। और अगर वो लाल हुई तो धीरे धीरे जो है पादप, उनसे बाद आने वाले जो पादप है उनकी पत्तियां ऑटोमेटिक कुछ कुछ लाल थी, और फिर उसी लक्षण की जो है वंशागति हो गई। मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों में जितने प्रकार के पौधे हुए ना, उनकी भी पत्तियां कैसी थी? लाल थी। ठीक है दोस्त, तो यही है उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज का। मतलब ह्यूगो डिब्रीज कहते हैं कि किसी जाति के पादप या जंतु जो आकस्मिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि कोई पादप या कोई जंतु के शरीर में अचानक कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, और वह परिवर्तन जो है कुछ पीढ़ियों के लिए जो है आनुवांशिक हो जाए। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाए? स्थानांतरित हो। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप इतना याद रखिए कि शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तन जो वंशागत हो भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसे परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। शरीर में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्त। तो हालांकि मेरे ऐसी वीडियो नहीं होती है कि जिसमें स्क्रीन पर बहुत कुछ चले, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान दीजिए, जिससे आपके बोर्ड के टॉपिक तैयार होते चलेंगे। अब हमारा जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि बोर्ड के
दृष्टिकोण से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर मानव में मेंडेलियन विकार यानी वैज्ञानिक मेंडल के बारे में तो मैंने आपको बताया है, और मेंडल के जो प्रयोग है मटर पर, आनुवांशिकता पर, वो भी मैंने आपको जो है उसके बारे में भी बताया, उसके बारे में वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़े, मानव में मेंडेलियन विकार ये भी पूछता है। तो मानव में मेंडेलियन विकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो लिंग गुणसूत्रों में जीन के उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन में ही है हम, लिंग गुणसूत्रों में जीन के उत्परिवर्तन कारण, यानी लिंग गुणसूत्रों में जीन के उत्परिवर्तन यानी अचानक शरीर में बदलाव से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लिंग गुणसूत्रों में जीन के उत्परिवर्तन के कारण निम्न उदाहरण, पहला है दांत्र कोशिका अरक्तता, दांत्र कोशिका अरक्तता, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? कभी कभी इसे शॉर्ट में SC और A भी लिखा जाता है, SCA, S फॉर सिकल, C फॉर सेल और A फॉर एनीमिया। कभी कभी इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से, SCA के नाम से हम जानते हैं। कह कि यह एकल जीन, यह एक कैसा है, यह एक एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे एमिनो अम्ल और ग्लूटानिक अम्ल का स्थान वैलीन ले लेती है। शरीर में जो है शरीर में हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला में छठे एमिनो अम्ल का निर्माण होता है या ग्लूटानिक अम्ल का निर्माण होता है, उसके स्थान पर वैलीन आ जाती, क्या जाती है? अचानक या उत्परिवर्तन के द्वारा उसके स्थान पर वैलीन आ जाती है। अब इसमें लाल रुधिराणु दांत्र आकार की हो जाती है, मतलब हमारी जो लाल रुधिर कोशिका है ना, RBC, क्या है? RBC, जो हमारी RBC है ना, यहाँ पर RBC वो कौन से रंग धारण कर लेती है? वो कौन सा रंग धारण कर लेती है RBC? हमारी RBC जो हमारी RBC है ना, लाल रुधिर दांत्र के आकार में आ जाती है। मतलब दांत्र मतलब होता है जो हंसिया होता है ना, कौन सा? दांत वाला हंसिया, तो जिससे फसल काटते हैं दांत वाला हंसिया, उसकी आकृति कुछ ऐसी होती है दोस्त, और इसी के आकार का जो है क्या हो जाती है? कोशिकाएं, यानी ये कोशिकाएं गोल होती हैं लेकिन सिकुड़ कर जो है इस आकार में आ जाती हैं। अगर इस आकार में आ गई तो पहले धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होगी कम हो जाती है, और धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन परिवहन नहीं कर पाती, अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करने की पूरी तरह से क्षमता कोशिकाएं क्या कर देती हैं? खो देती हैं। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं दांत्र कोशिका आरक्तता आपको समझ में आया होगा। अब नंबर 2 जो होता है लिंग गुणसूत्रों में जीन के उत्परिवर्तन के कारण विकार या रोग, वह फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। कह रहा है कि फिनाइल कीटोन यूरिया में उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में अपचयित करने वाले एंजाइम, देखिए शरीर में बनने वाले फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में जो अपचयित करने वाले, पचाने वाले जो भी एंजाइम होते हैं फिनाइल एलेनिन, वो करा कि हाइड्रोकिलेजेज का संश्लेषण नहीं कर पाते। शरीर में बनने वाले घातक पदार्थ हाइड्रोक्सिलेज का संश्लेषण नहीं कर पाते, जिससे फिनाइल एनालिन का स्तर बढ़ जाता, फिनाइल एनालिन का स्तर बढ़ जाता है, और इसका असर चला जाता है सबसे ज़्यादा हमारे मस्तिष्क पर। कहाँ पर जाता है इसका सबसे ज़्यादा असर? हमारे मस्तिष्क पर। और फिर उसके बाद मस्तिष्क में क्या होती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ की नसों में रक्त का प्रवाह है वह भी क्या होता है? रुकने लगता है। ठीक है ना। कह रहा कि उत्परिवर्तन के कारण होने वाला यह दूसरा रोग है, जिसमें फिनाइल एलेनिन को
टायरोसिन में अपचयित करने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे फिनाइल एलेनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो मस्तिष्क विकास में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात जिससे मस्तिष्क विकास जो है रुक जाता है। ठीक है दोस्त। तो दांत कोशिका आरक्तता और फिनाइल कीटोन्यूरिया लिंग गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का जो विकार है, ये आपको समझ में आए होंगे। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में कह रहा कि यह अप्रभावी उत्परिवर्तन जीन के कारण होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं कर पाता, अर्थात थैलेसीमिया के अंदर थैलेसीमिया अर्थात ये भी एक एनीमिया जैसा ही रोग है, जिसमें शरीर में जो है आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। शरीर में आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता। तो ये जितने भी रोग आपने पढ़े, ये सारे के सारे रोग या ये सभी रोग जो है करा कि मानव मेंडेलियन विकार के पहले पार्ट लिंग गुणसूत्रों में जीन के उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। और ये सभी दोस्त इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करिएगा, ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। और आगे अब बढ़ें तो गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार, नंबर 2 वाला गुणसूत्री या क्रोमोसोम विकार। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एडवर्ड सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्त। तो चलिए, एडवर्ड सिंड्रोम, आप जानते हैं कि हमारे अंदर कुल 23 जोड़ी और या फिर आप कह सकते हैं 46 गुणसूत्र, कितने 46 गुणसूत्र हैं। मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र है। 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी या फिर कितने 46 गुणसूत्र हैं दोस्त मनुष्य के अंदर। अब 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें से 22 जोड़ी तो हमको कहते हैं आलिंगी गुणसूत्र या आउटोसोमल और एक जोड़ी जो है वही जो है क्या होता है लिंगी गुणसूत्र या हेट्रोसोमल होता है। यानी 22 जोड़ी लिंग का निर्धारण नहीं करता है, आउटोसोम पर होता है, जिससे लिंग का निर्धारण नहीं होता। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है ना, वही जो है लिंग का निर्धारण करता है। वही जो है नर या मादा में लिंग का, नर और मादा में डिफ्रेंसिएशन या फिर नर और मादा में क्या अंतर उत्पन्न करता है। तो अगर हम बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की, तो कह रहा है कि यह 18वें आउटोसोम। देखिए, जब तक 22 तक मैं रहूंगा, 22 जोड़ी गुणसूत्र तक, तब तक मैं आउटोसोम शब्द का प्रयोग करूंगा। और जब मैं 23वीं जोड़ी में आ जाऊंगा, तब मैं हेट्रोसोम शब्द का प्रयोग करूंगा, यानी लिंगी गुणसूत्र शब्द का प्रयोग करूंगा। ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़े। कह रहा कि एडवर्ड सिंड्रोम में यह 18वें आउटोसोम जोड़े गुणसूत्रों की त्रिगुणता, मतलब होता है एक जोड़ी में 2 ही गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे 18वें जोड़े का जो गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 से बढ़कर कितनी हो जाती है 3। ऐसे गुणसूत्र का आकार होता है, लेकिन एक साथ केवल 2 ही गुणसूत्र मान्य है दोस्त। लेकिन ये सही है, इसमें क्या हो जाता है 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी एक साथ इसमें ये गलत है। यानी 18वें जोड़े पर यहाँ पे इतने होने चाहिए 2 गुणसूत्र, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाता है 3 गुणसूत्र ना। तो इस तरह से जो है गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 से बढ़ के तो 47 ही हो जाएगी, क्योंकि जब 18वें जोड़े में 3 हो जा रहे हैं तो एक जोड़ी में इस तरह से 2 गुणसूत्र होते हैं, और इस प्रकार से 23 जोड़ी ऐसे बनती है। कितनी 23 जोड़ी, एक में 2 होते हैं। लेकिन अब आप ये कह रहा कि 18वां जो जोड़ा है कौन सा 18वां, इस 18वें जोड़े में क्या होता है कि 1 2 और
3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इस मिला के कुल मिला के इस तरह से गिनेंगे तो ये आपका 46 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से गिनेंगे तो ये तो कितना हो जाता है 47, अर्थात एक गुणसूत्र की क्या आ जाती है अधिकता। तो कह रहा है कि एडवर्ड सिंड्रोम 18वें ऑटोसोम या जोड़े गुणसूत्रों की त्रिगुणिता ट्राइसोम के कारण होता है। इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक व शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है। यानी इससे प्रभावित जो बच्चे हैं एडवर्ड सिंड्रोम से, उनकी मानसिक और शारीरिक वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है दोस्त। अब करा कि टर्नर सिंड्रोम, यह रोग एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। यह क्या होता है, एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। इससे प्रभावित मादा में 44+X, यहाँ पे 0 है, ये 44+X मतलब कुल 45, टोटल 46 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन कितना रह जाता है, 45 ही रह जाता है। या फिर AXX0 मतलब होता है कि गुणसूत्र होते मतलब कि ये अधिकतर मादा में होता है, और मादा में एक गुणसूत्र क्या रह जाता है, कम रह जाता है। यानी 45 कह रहा है, 45 या देखिए 44+X होता ना, तो X और 0 लिख रहा है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तो 44 और एक 45 ही तो हो रहा ना। तो कह रहा कि इसमें जो है अंडाशय कम विकसितता और कह रहा कि लंबाई कम तथा गर्दन जाल युक्त होती है। अधिक समय तक ऐसे शिशु जीवित नहीं रहते हैं दोस्त ना। आगे बढ़े। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कह रहा कि इसमें पीड़ित पुरुषों में एक या अधिक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। जैसे पुरुष का गुणसूत्र होता है XY, क्या होता है XY। हम जो लैंगिक हम लोग आरेख बनाते हैं, तो स्त्री के लिए मादा के लिए बनाते हैं XX और पुरुष के लिए बनाते हैं X और Y, यही तो बनाते हैं ना। अगर ये बनाते हैं दोस्त, तो कह रहा कि एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुरुषों में एक एक्स बढ़ जाता है, यानी XXY हो गया, XXY हो गया, या XXXY हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है एक या एक से अधिक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लाइनफेल्टर में कह रहा कि इससे पीड़ित पुरुष में एक या अधिक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे 44+XXY, 44+XXXY आदि। इसमें वृषण जो होता है जननांग अल्प विकसित हो जाता है। स्तन के समान संरचनाओं की उपस्थिति, मतलब स्तन के समान संरचनाओं की उपस्थिति, शरीर भद्दा हो जाता है, चेहरे शारीरिक बालों की अल्प वृद्धि हो जाती है, शुक्राणु ना बनना अर्थात बंद मस्तिष्क कम विकसित होना आदि लक्षण जो है पुरुषों में आ जाते हैं। ठीक है। और जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं क्योंकि हर वर्ष के परीक्षा में इसको प्रश्न को देखता आ रहा हूँ, और आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्न को जरूर देखेंगे दोस्त। इसलिए इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। इसको क्या, सभी को आज के जितने भी प्रश्न हैं सब महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और साथ ही साथ जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को एक नाम से और जानते हैं मंगोलिक जड़ता, जो यहाँ पे लिखा मंगोलिक जड़ता। करा कि यह रोग 21वें जोड़ी के गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। जो 21वें जोड़ी का गुणसूत्र होता है ना, उसमें एक जोड़ी की क्या होता है, अधिकता। यानी हमारे यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए ये 21वां जोड़ा है, इसमें कितने हैं, इसमें सॉरी देखिए हमारा मान लीजिए 21वां जोड़ा है 21, और यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 2 ही होनी चाहिए, कितनी जोड़ी। लेकिन यहाँ कह रहा कि एक गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता। यानी यहाँ पे 2 की बजाय कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। तो कुल मिला के गुणसूत्रों की संख्या तो 3 आ गए, तो 46 से बढ़ के 47 हो जाएगी। कह रहा कि डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र ऑटोसोम में 21वें जोड़े में 2 की बजाय जो है 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। गुणसूत्र की अधिकता से होता है, जो त्रिगुणिता, 3 हो गए ना, तब एक जोड़ी में 2 ही होने चाहिए थे, ठीक ना, त्रिगुणिता कहलाती है। यह कह कि इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या
46 के स्थान पे कितनी हो जाएगी? 47। अभी मैंने समझाया ना, जब 2 2 2 2 चलते हैं तो 23 बार चलेंगे तो 46 होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि 21वें जोड़ी में 3 हो जा रहे थे, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? 47। कितनी हो जा रही है? 47 होती है। और कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की भांति हो जाता है। कैसा होता है? मंगोलियन लोगों की भांति हो जाता है। माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन एवं अंगुलियां छोटी हो जाती हैं तथा फूली हुई होता है, और कद छोटा, होठ लटका हुआ, मंद बुद्धि, खुरदरी जीभ, खुरदरी त्वचा, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होठ नीचे की तरफ, मतलब अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि और सुस्त शरीर, और चलने फिरने में जो है अधिक सक्षम नहीं, इस प्रकार के रोग पाए जाते हैं। यह रोग मंगोलियन जड़ता कहलाता है। ठीक है ना? इतने सारे लक्षण हैं कि इतने सारे लक्षण हैं। यह रोग क्या कहलाता है? मंगोलियन जड़ता। इसमें चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन अंगुलियां छोटी हो जाती हैं, फूली हुई, कद बहुत छोटा, मंद बुद्धि, विमंदित हो जाता है, खुरदरी त्वचा हो जाती है, छोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होठ, जैसे अनेक विलक्षण जो है क्या हो जाते हैं, उसमें प्रारंभ हो जाते हैं शिशु में। ठीक है दोस्त? तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत बेहतर समझाया है, पर समझाने का प्रयास किया है, और मेरा प्रयास सफल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, या फिर आप इस वीडियो को पोस्ट करके जो है लिख भी सकते हैं सारी चीज़ें रोक कर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है इसमें आपको काफ़ी लाभ मिले परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक टॉपिक और है जो अभी मैंने आपको समझाया, इसका भी ले लीजिए। और या नहीं ले सकते स्क्रीनशॉट तो आप जो है वीडियो को रोक कर जो है वहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी हाँ, हो गया। ये आपका उत्परिवर्तन का है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आने का कारण भी है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड की दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो लोग दूर दराज के हैं, यूपी बोर्ड के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करिए, और उनसे भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे, और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं, तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।